तो आज हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ेंगे? सॉलिड एक्चुअली होते क्या, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती। तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्या? क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। एमॉर्फस को क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? यही कहलाते हैं ट्रू सॉलिड। और इसी में हमें ज्योमेट्रीज की पढ़ने की है, किस किस तरीके से इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। एक्चुअली इसमें कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी बात करेंगे हम। और उससे पहले थोड़ा सा आउटलाइन जान लेते हैं कि बोर्ड में इस चैप्टर से आएगा क्या। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से यूनिट सेल से क्वेश्चन आएगा एक, यानी वो बीसीसी वाला जो पढ़ा होगा आपने, एफसीसी वाला पढ़ा है, और सिंपल क्यूबिक सिस्टम पढ़ा है, सीपी पढ़ा है, सीसीपी पढ़ा है। यहाँ से क्या आएगा क्वेश्चन? यहाँ से आएगा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होते हैं इसमें, या नंबर ऑफ़ एटम्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स। उसके लिए हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ, आसानी से आपको 1 ही मिनट लगेगा याद करने में, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और दूसरा इसके अंदर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्वेश्चन। अब सोच रहे हो कि सर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर हम पढ़ेंगे। तो यानी यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, 1 to 2 मार्क्स। नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने को आ सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को आ सकता है। पूछ लेते हैं एग्जाम्पल में। देखिए अब तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा तो उसमें और आसानी हो जाएगी, आपके पास ऑप्शन होंगे। दूसरा क्या आएगा क्वेश्चन इसमें? दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो ये होते हैं इसमें पाइकिंग कैसे होती है, यानी पाइकिंग एफिशिएंसी। पाइकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, जिसके लिए पाइकिंग फ्रैक्शन, पाइकिंग एफिशिएंसी, दो वर्ड यूज़ करते हैं, पाइकिंग एफिशिएंसी, पाइकिंग फ्रैक्शन। एक्चुअली फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में चेंज होता है, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। तो पाइकिंग एफिशिएंसी वाला जो फार्मूला आपको याद होगा, Z³ अपॉन Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहाँ से जो निकालते हैं इस वाले फार्मूले से। तो ये जो Z यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक्चुअली ये Z हमें कैसे पता चलेगा? इनके जो ये यूनिट सेल के जो शेप हैं इनसे पता चलेगा, यानी अगर हमें ये पता होगा तभी हम ये सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे परसेंटेज पूछ लेंगे कि बीसीसी में कितना % पाइकिंग होती है, एफसीसी में कितनी % होती है, एससी में कितनी होती है, सॉरी एसएस लिख गया, एससी यानी सिंपल क्यूबिक सिस्टम, एससीपी सीसीपी में कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा जो आएगा फार्मूला बनाने का, एक यहाँ से ज़रूर आएगा फार्मूला मेकिंग। तो फार्मूला मेकिंग के लिए हमें पहले वाइड पता होने चाहिए। यहाँ से 1 मार्क्स का एक फिक्स है क्वेश्चन, और 2 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा हमारा क्या, भी हमने बात की वाइड की, तो वाइड से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर की जान है, वो क्या है? सबको पता है, डिफेक्ट्स। डिफेक्ट से बच्चों आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। 1 नंबर तो पक्का मिलना ही मिलना है डिफेक्ट्स। और लास्ट में बचता है हमारा मैग्नेटिक कैरेक्टर। और इसमें एक चीज़ छूट गई थी, पाइकिंग एफिशिएंसी बताया था, एक और है पार्ट हमारा डेंसिटी फाइंड करने वाला। जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी फाइंड करने के लिए Zm अपॉन वॉल्यूम यानी A³ इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, इससे क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है 1 मार्क्स का। वैसे जब थ्योरेटिकल पेपर होता था तब यहाँ से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहता था आने का। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हमारा क्वेश्चन बन रहा पैटर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा आराम से। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, यानी इसी चीज़ पे हमें इस चैप्टर में फोकस करना है। तो ट्रू सॉलिड एक्चुअली होते क्या है, जिनको हम क्रिस्टलाइन जो होता है हमारा स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड यानी एक्चुअली जो हम सॉलिड पढ़ते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। इन्हें ट्रू सॉलिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स
अब पार्टिकल्स जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पार्टिकल्स यानी जो हमारा सॉलिड है वो किस चीज़ से बना है, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पे, मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे, या तो हमारा एटम यानी जो एलिमेंट्स हैं वो एटम से बने होते हैं, या तो वो आयंस हो सकते हैं यानी आयनिक सॉलिड अगर होंगे, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो ये हमारे जिस टाइप का सॉलिड होगा उस टाइप का उसमें पार्टिकल होगा। तो इनका अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है यहाँ पे फिक्स माइनर में होता है, यहाँ पे नॉट फिक्स। ऐसा ही रैंडम अरेंजमेंट होता है, उल्टे सीधे इधर उधर फिक्स होते हैं। तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, या इसको शार्प बोलते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नॉट फिक्स, ये रेंज होती है यहाँ पे, यानी 100, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि 100 से 110 के बीच ऐसे मेल्टिंग पॉइंट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट अगर फिक्स बताया तो यानी 100, अगर बताया किसी का कि 100 है तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो ट्रू सॉलिड होंगे जिसको हम क्रिस्टल बोल रहे हैं वो क्या होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस जहाँ टेम्परेचर पहुँचा वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, एमॉर्फस में क्या होगा, वो 100 से 110 के बीच किसी भी टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो सकता है। तो अब बात आती है इसमें एक दो और प्रॉपर्टीज़ की, जैसे क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन के अंदर ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक प्रॉपर्टी जो सबसे मेन है, ये कट इन परफेक्ट शेप। ये कट अगर हम करें किसी चीज़ से तो ये परफेक्ट शेप में, यहाँ पे परफेक्ट ज्योमेट्री में ये कट होते हैं, लेकिन ये नॉट कट इन शेप। तो इसका एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। जैसे आप पेपर लीजिए, पेपर को फाड़िए तो पेपर देखेंगे हमेशा तिरछा फटता है, या लकड़ी को काटे हम कुल्हाड़ी से तो हमेशा तिरछी कटती है, या ब्रेड को तोड़ना हो, मतलब एकदम परफेक्ट शेप में कभी भी ये चीज़ें नहीं कटती हैं ना टूटती हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लास। ग्लास को बोलते क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड। वुड है इसका एग्जाम्पल, रबर है, पेपर है, चौक है, ये सब क्या है, ये एमॉर्फस सॉलिड के। चौक को देखा होगा आप, हल्का सा प्रेस करिए पाउडर में बन जाता है। एमॉर्फस का मतलब ही ये होता है, प्रेशर अप्लाई किया उसका शेप बिगड़ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, NaCl क्रिस्टल, आयरन मेटल है, कॉपर है, ये सब मेटल जितने भी हैं इसके अंदर आ गए। पोटेशियम के सॉल्ट, कैल्शियम के सॉल्ट, सोडियम के सॉल्ट और सिल्वर के सॉल्ट, ये सब इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे। यही तो हमें पढ़ना है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आइस है, आइस भी इसी के अंदर आता है। उसका भी अगर हम ज्योमेट्री देखें तो उसकी परफेक्ट होती है, देखने में हमें वो नहीं लगता है कि यार बर्फ़ गिरी सर टूट गई, वो तो सर किसी शेप में नहीं टूटती है, नहीं। इंटरनली अगर हम देखें उसका स्ट्रक्चर तो उसका फिक्स होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा आउटलाइन हमने बताया किसके बारे में, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट रह गया है, 4th पॉइंट हम लिखें तो एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ट्रू सॉलिड क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, और ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब ये आइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं और एनाइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं, तो आइसोट्रॉपी क्या होती है, एनाइसोट्रॉपी यानी अगर हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखें ये हमने क्या देखा ये हम देख रहे हैं सॉलिड के लिए यानी क्रिस्टल के लिए, हम यानी ट्रू सॉलिड के लिए। तो इसमें हमने देखा अरेंजमेंट इस ऑर्डर, इस इधर अगर हम देखें यानी हॉरिजॉन्टली अगर हम देख रहे हैं तो ये एक पार्टिकल है, उसके बाद दूसरा ये है, ये यानी एक रिपीटिशन हो रही यहाँ पे। और अगर हम इस साइड से जा रहे हैं तो देखें अलग टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है हमें, यानी हर जो है साइड से अगर हम जाएं तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
वो अलग अलग जो है एंगल से अलग अलग हो जाएगा, यानी बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यही प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती है, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपिक यानी जब हमारा अलग अलग एंगल पे अलग अलग हम देखें एक्सिस पे, तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं जो चेंज हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी उसमें चेंज नहीं होती हैं। तो ये एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक पूछ लिया जाए आपसे। तो आप लोगों ने ये तो पूरा उतार ही लिया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या आएगा। अब इसी की बात हम करेंगे इस चैप्टर में। तो इसके लिए जो है हमें सॉलिड जो है, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। सॉलिड 4 टाइप के होते हैं हमारे। कौन कौन से? मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड, चौथा मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से ही देखो पता चल रहा है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ हमें बस इनके एग्जाम्पल, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्पल यहाँ से कोई दे दें, चैप्टर में कोई भी पॉइंट हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो मेटालिक सॉलिड एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा यहाँ पे क्या, यानी ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी जो भी सॉलिड होंगे हमारे, उसमें जो एक पार्टिकल होगा वो किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो इसका एग्जाम्पल है आइस, आयोडीन, सॉलिड मीथेन यानी CH4 सॉलिड फॉर्म में, आयोडीन I2 क्रिस्टल्स होते हैं। तो यहाँ पे I2 किस, I2 लिखा ना, यानी ये मॉलिक्यूल ही तो है। आइस क्या होता है, H2O, यानी वाटर से मिलके ये बनता है। ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे मॉलिक्यूलर सॉलिड के, जिसमें मॉलिक्यूल से यानी सॉलिड जो बना हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल अब है, ये वहाँ पे प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, और ये उनसे जो है आपस में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो किस पार्टिकल से बन रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है पार्टिकल। आयोडीन भी किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। मीथेन भी किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये आपस में एक्चुअली जुड़ते किस वजह से हैं, सबको पता है ये किस वजह से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में जुड़ेंगे। और यहाँ पे बाकी जो हैं उनके बीच में क्या लगेगा, हमारा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से आपस में जुड़ के सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। आयनिक सॉलिड सबको पता है, यहाँ पे यूनिट अगर देखें हम आयंस होंगी, यानी आयन से मिलके बना होगा। ये इसके अंदर सारी सी बातें सॉल्ट होंगी हमारे। वो सॉल्ट कौन, NaCl, KCl, ZnS, AgCl, ये सब हमारे, ये सब सॉलिड स्ट्रक्चर हैं। किससे बने हुए, साफ साफ दिख रहे हैं, यहाँ आयंस मौजूद हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, यानी यहाँ पे नाम ही से पता चल रहा, सॉलिड जो होंगे उसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से वो बने होंगे सॉलिड फॉर्म में, यानी वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरीके का रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड वाला फोर्स रहेगा यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं डायमंड। डायमंड का जो नेटवर्क होता है, यहाँ भी अगर देखा जाए डायमंड में कार्बन जो होता है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, यानी एक कार्बन जो है वो 4 ऐसे ऐसे जुड़ा होता है कार्बन से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, यानी हर कार्बन जो है वो 4 से जुड़ा होगा। ऐसे ही टेट्राहेड्रली अरेंज होता है हर कार्बन, जितने भी यहाँ कार्बन देखेंगे हम सब कितने से 4 से जुड़े होंगे कार्बन से, हर कार्बन। तो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है कार्बन, और वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसी वजह से डायमंड जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ कहा जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो डायमंड जो है कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, सीधी सी बात है, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा।
तो कोवैलेंट बॉन्डेड कार्बन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पूरा बड़ी अच्छा सा यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क बन जाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में होता है। एक्चुअली ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड। दूसरा कार्बन का एलोट्रॉप क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी सॉलिड स्टेट में है, किस वजह से, कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से। और ये आपस में, अब यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए, कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, हेक्सागन शेप में ये बनाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से रिंग, जैसे बेंजीन रिंग नहीं पढ़ते हम लोग, बेंजीन रिंग टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन को अगर हम देखेंगे तो सिर्फ कितने से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। एक कार्बन अगर हम कोई चेक करें तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे हेक्सागोनल रिंग आपस में जुड़ी रहती हैं, वो इसको शेप देती हैं, सॉलिड शेप। नेक्स्ट आता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, जिसको SiO2 से ही बनता है ये क्वार्ट्ज। ये हमारा इसके अंदर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा आता है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड यानी मेटल जो सॉलिड फॉर्म में, वो किस वजह से हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव जो मेटल आयंस है हमारा, ये मेटल है, और इसी को जो पॉजिटिव फॉर्म होती है इसकी, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि जो मेटल आयंस है वो इलेक्ट्रॉन के सी में जो है पड़े हुए होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होते हैं ये फ्री होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये, इसीलिए तो मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस किसी भी सिस्टम में नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आयंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आयंस। तो इस जो मेटल आयन जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, कर्नेल। ये आप लोगों ने कहीं वर्ड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो दिया गया था मेटालिक सॉलिड का, उसमें यही बताया गया था, जो पॉजिटिव वाला पार्ट जो हमारा है यानी मेटल जो है, उसको नाम दिया उन्होंने कर्नेल। कर्नल ना समझ लेना, मिलिट्री वाला कर्नल। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर बहुत सारे पड़े रहते हैं, सी की तरह, जैसे समंदर में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, उसी तरीके से उसमें कुछ हमारे पॉजिटिव आयंस पड़े हुए हैं। तो ये मेटालिक सॉलिड में एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत है नहीं, क्या मेटल्स हमारे सारे, और मेटल्स सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी सोडियम मेटल ले लो, पोटेशियम मेटल ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, सब कोई भी ले लो, सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो मेनली जो है हमारे कोर्स में वैसे जो इसमें है वो जो है सोडियम पोटेशियम तो नहीं है, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब हमारे कोर्स में इसके अंदर पूछे जाते हैं। मैंगनीज़ है, जिंक है, ये सब हमारा पूछा जाएगा इसके अंदर। तो ये था हमारा सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। बहुत ज़्यादा डीप में हमें नहीं जानना, बस खाली इतना इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। हो सकता है एग्जाम्पल दे के पूछ लें ये किस टाइप का सॉलिड है, तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना 1 नंबर स्किप हो सकता है आपका। इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे हम, सबसे मेन चीज़, सॉलिड जो होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो क्रिस्टल बनता कैसे है, हमारा क्रिस्टल किस चीज़ से बनता है, तो क्रिस्टल जो हमारा बनेगा उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया है यूनिट सेल। यूनिट सेल, व्हाट इज यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट बोलते नहीं, स्मॉलेस्ट 3D स्ट्रक्चर। और ये कैसा स्ट्रक्चर, रिपीटिंग स्ट्रक्चर इन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस है, यानी जैसे एग्जाम्पल ले हम, जैसे ये दीवार है, दीवार किस चीज़ से बनी, ईंटों से बनी है ना, ब्रिक से। तो इसमें जो एक ब्रिक है वो क्या है हमारा, वो है यूनिट सेल। तो उसका एक शेप होगा ना, तो किस शेप की होगी, अलग अलग देखा होगा आपने, ब्रिक्स अलग अलग होती, लेकिन दीवार जो है वो क्या है, पूरा हमारा क्रिस्टल है। तो वो जो है एक पॉइंट जो हम लेंगे, वो सबसे छोटा सा जो यूनिट होगा हमारा किस चीज़ से बना है, उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है उनको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बताया गया है। वो कौन कौन से शेप हैं, एक बिल्कुल सिंपल सा क्यूब बनता है जिसको कहते हैं SC यानी सिंपल क्यूबिक सिस्टम, और दूसरा बनता है BCC सिस्टम यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम,
तीसरा बनता है FCC, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ये 3 टाइप के हमारे क्यूबिक सिस्टम बनते हैं जिनको हमें इसमें स्टडी करना है। इससे क्वेश्चन आता है फार्मूला मेकिंग में और नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल निकालने के लिए, यानी जो यूनिट सेल हमारा है उसमें कितने एटम एक्चुअली होंगे जो यूनिट सेल को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या होगा यूनिट सेल में। तो सबसे पहला हमारा सिंपल सा शेप है क्या, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, यानी एकदम सिंपल क्यूब बना देना है और यहाँ पे हर कॉर्नर पे क्या है, एक एक आइटम रखा हुआ है ये। और ये एक्चुअली हमने बहुत इनलार्ज करके दिखा रहे हैं। ये आइटम जो है वो इतना छोटा होता है और इतना ज़्यादा आपस में टच होता है कि बिल्कुल कोई स्पेस नहीं खाली होता है। ये जो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ये एक्चुअली ये ऐसे हैं, ये ऐसे जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल टच किए हुए रखे हुए हैं और सारे आइटम आइडेंटिकल होते हैं, यानी जो एक साइड हम देखेंगे वो ऐसे बनी हुई होगी ये जो है। तो इसमें ये जो हमारा बना, अब इसमें हम चेक करते हैं ये जो सिंगल आइटम है इसका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो अगर आप लोग कमरे का एक एग्जांपल ले लें, कमरा क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल आप क्यूब। तो कमरे में आप पूरा एक कमरा ले लीजिए, आप क्यूब है ठीक, उसके एक किसी कॉर्नर पे एक आइटम को रख दीजिए। तो कमरा सिंगल तो बना नहीं होता भाई, आपके बगल में भी कोई एक कमरा बना होगा, उसके बगल में भी एक कमरा बना होगा और हर डायरेक्शन में। जैसे कि आप एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक ये हमारा रूबिक्स क्यूब अगर आपके पास हो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आसानी से। इसके बगल में जैसे दूसरा भी तो रूबिक्स क्यूब होगा और इसके इधर साइड में भी एक रूबिक्स क्यूब होगा और इसके एक साइड में रूबिक्स क्यूब होगा और यहाँ पे एक हमारा जो आइटम है वो रखा हुआ ठीक। तो ये हम ऐसे ऐसे रख रहे हैं, समझ लो ये ऐसे रखा हुआ है ठीक। एक इसके बगल में एक दूसरा रखा हुआ है ठीक, इसके पीछे इधर रखा होगा, इसके पीछे इधर रखा होगा, अब इसके ऊपर रखना है हमें। तो जस्ट ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना। तो यानी ये जो आइटम है ये टोटल कितने क्यूब से कवर होगा, 8। तो हमारा एक आइटम का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8। टोटल कितने होते हैं कॉर्नर, 8। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1, यानी जो Z हम लोग फार्मूले में डेंसिटी निकालते हैं या पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं उसमें जो Z होता है ना, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, वो यही है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मतलब टोटल एटम अगर हम काउंट करें पूरा हमारा कितना बना, 1। यानी एक जो यूनिट सेल है उसमें एक्चुअल आइटम जो है हम देखें तो 1 है। क्यों, क्योंकि 1/8 पार्ट यहाँ से लिया जाएगा, 1/8 पार्ट टोटल 8 पार्ट है तो सबको मिला देंगे अगर हम, तो देखो क्या बना, 1। यानी इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम इन अ यूनिट सेल, यानी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आइटम का क्या है उस यूनिट सेल में। तो 1 किसमें, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में। तो इसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया क्या है, S का मतलब क्या होता है, सिंगल यानी 1, Z की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 1। B से क्या होता है मतलब बाई यानी 2, यानी यहाँ Z की वैल्यू क्या है 2। F से 4 लिखते हैं ना, तो यानी यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो गई 4। ये तो शॉर्ट फॉर्म याद करने का है, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व करके दिखाना है कि आती कैसे है वैल्यू। BCC का देखें, सिंपल क्यूब बनाना है और हर कॉर्नर पे हमें वही रिपीट करना है, वही पूरे 4 कॉर्नर 4 आइटम रखने हैं। चार कॉर्नर 4 आइटम रखने हैं और बीचों बीच में हमें बॉडी के सेंटर में यानी कमरे के बीचों बीच में एक आइटम हमने रख दिया। तो जो बीचों बीच में होगा उसका पूरा उस यूनिट सेल में यानी उस कमरे में पूरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1। ये बॉडी के सेंटर पे जो रखा हुआ वो, और बाकी 1/8 × 8। तो यहाँ से क्या आया वैल्यू 2, जो कि हमने पहले ही बता दिया था। अब इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका फार्मूला मेकिंग में बहुत यूज़ है। वहाँ पे देख के बताएंगे बॉडी सेंटर्ड है, उसमें A जो है कॉर्नर पे है, B सेंटर पे, बताइए फार्मूला क्या होगा, इस तरीके से। FCC में क्या होता है, यानी फेस के सेंटर पे, और फेस कितने होते हैं एक क्यूब में 6। जैसे कमरा हम एग्जांपल ले लें, कमरे में दीवारें कितनी, 6 फेस, ये 6 दीवारें नहीं 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श होती है। तो टोटल कितने फेस हुए 6। तो हर फेस पे एक एक आइटम रखा हमने, और कहाँ, फेस के सेंटर पे। ये पीछे वाला है, ये सामने वाला है ठीक, ये पीछे वाला है, इस दीवार वाला है, ये सामने की दीवार वाला है। बाकी 6 कॉर्नर पे जो 8 कॉर्नर पे जो होते हैं वो रखे हुए ही हमारे पहले से ठीक। तो यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली,
अब हमने समझा ये एक दीवार है हमारे कमरे की, ठीक। इसके बीचों बीच में सेंटर पे हम क्या रख दें, यहाँ पे ये फेस है ना, तो इसके सेंटर पे हम समझ लो यहाँ पे ये इतना बड़ा सा हम बीच में एटम रखे दे रहे हैं। तो ये जो बीचों बीच में अगर इस दीवार के रखेंगे तो आधा हमारा इस दीवार में होगा, आधा इसके बगल वाली दीवार में होगा, यानी बगल वाले कमरे में, आधा इस कमरे में नज़र आएगा, आधा बगल वाले कमरे में। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ पे, फेस वाले का जो 1/2 हाफ होगा ना कंट्रीब्यूशन, और फेस कितने 6, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 3, और 1/8 इंटू 8 यहाँ से वैल्यू कितनी आई 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। वो पहले ही हमने बता दिया था आपको। तो अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है फार्मूला बनाने में, और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं किस में BCC होता है, किस में FCC होता है, ये जो है इसमें आगे हम बताएंगे आपका किस में होता है। उसके लिए शॉर्ट फॉर्म उसके लिए भी हमने बना रखा है याद करने के लिए, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उसके लिए भी हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखा है इसके लिए, कि FCC, CCP, HCP सब में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12, BCC में 8। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सीख लें क्या फार्मूला कैसे बनता है। एग्ज़ाम में फार्मूला बनाने वाला आएगा और इसी से आएगा फार्मूला मेकिंग। फार्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे उन्होंने दे दिया क्वेश्चन, ए जो है एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल इन FCC सिस्टम, ठीक। बी एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर, राइट डाउन द फार्मूला। ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा ये पूछा गया। तो हमें इस क्वेश्चन में बस इतना देखना है, ए और बी जिनके बारे में बात की जा रही है ये है क्या, FCC। FCC तो अभी अब हमने बनाया था, आपने देखा ही था FCC कैसा होता है। ये FCC है ना, यहाँ फेस 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 फेस, ठीक। फेस वाले 6 फेस होते हैं। कॉर्नर पे कौन सा रखा हुआ, ए एटम, फेस पे कौन सा रखा हुआ, बी एटम। तो ए का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है, ए की वैल्यू 1, अभी निकाल के दिखाया था 1/8 होता है इंटू 8, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1। बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू फेस सेंटर पे, तो बी की वैल्यू क्या होती है, हाफ का कंट्रीब्यूशन होता है 6 होते हैं यानी 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने। फार्मूला क्या बन गया, AB3, जो जिसकी वैल्यू आएगी वो उसके साथ लिख दी जाएगी। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से पूछने लगे हैं, क्या, उन्होंने ये बता दिया, ठीक। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट और जोड़ दिया, क्या कि फार्मूला ए और बी इतना लिख दिया, इसके बाद आगे एक और वर्ड जोड़ दिया, क्या, सी इसमें जोड़ दिया, कि सी एक और एटम है, सी एटम जो है मेक टेट्राहेड्रल वाइड, इन सिस्टम। अब फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला बताओ। टेट्राहेड्रल वाइड बना रहा सी, तो अब ए बी, ए और बी और सी 3 एटम हो गए ना, तो ए कॉर्नर पे यानी उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1, बी फेस सेंटर पे उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 3, सी बताया इन्होंने, सी क्या बना रहा है टेट्राहेड्रल वाइड, और टेट्राहेड्रल वाइड में कितने होते हैं, ये टेट्राहेड्रल वाइड 2n बनते हैं ना, तो ये n हो गया, अगर ये n हो गया तो ये कितना होगा 2n, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो गई। अगर हम सपोज दैट करें कि ये n है, ये n है, तो ये क्या है 2n, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2n, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से AB3C2 ऐसे हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन में 3 ना दे के वो 2 दे देते हैं कभी कभी, उसमें क्या पूछते हैं कि ए जो है हमारा सेंटर पे है या कहीं भी है, कुछ भी बता देंगे, ए प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल और बी फॉर्म्स 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड,
अब फार्मूला बताओ क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, ए जो है, ए की वैल्यू क्या हो गई, एन, 1 बना था ना, 1 लिखते नहीं, 1n। बी क्या, बी के लिए यहाँ लिखा हुआ बी फॉर्म कर रहा है टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड कितने बनते हैं, एन। किसी भी सिस्टम में कितने बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते हैं 2n, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड बनते हैं n, और टेट्राहेड्रल वाइड कितने बनते हैं 2n। ये हमने आपको बताया है वाइड में। तो वाइड से हम यहाँ पे, और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2/3 बना रहा ऑक्टाहेड्रल वाइड, यानी 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n तो कॉमन है, यानी यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2/3। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3a हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो गया, A3B2, ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमारे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, 100% इससे क्वेश्चन आएगा। फैक्ट अबाउट NaCl अब हम लिखने जा रहे हैं, जो आपको पढ़ के जानना है। NaCl के बारे में फैक्ट। पहला फैक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेंगे आपसे वो। Na और Cl का जो रेशियो होता है 6:6, FCC यहाँ पे बनता है ना, ये FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12 आता है। तो ये 12 आता कैसे, सोडियम जो है वो 6 और क्लोरीन वो भी 6, दोनों का बराबर, यानी एक सोडियम 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है और एक क्लोरीन 6 सोडियम से सराउंड होता है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाता है, 12। लेकिन अगर रेशियो के फॉर्म में पूछा जाए ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आप टिक करेंगे 6:6। दूसरा होता है कि यूनिट सेल जो है हमारी, उसमें देखें 4Na एंड 4Cl होते हैं, 4 Na और 4 Cl एटम होते हैं। इसके बाद आता है हमारा कि ये तो हो गया कि यूनिट सेल कैसी होती, FCC, ठीक। अब NaCl लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर कौन से शो करते हैं, वो KCl, KF, AgCl, ZnS, ये NaCl की तरह शो करते हैं स्ट्रक्चर। ये आपको याद रखना है कि NaCl लाइक कौन से हैं, यानी इसमें भी FCC होगा, इसमें भी FCC होगा, इसमें भी FCC, इसमें भी FCC लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब आते हैं इसके बाद हम किस पे, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, क्या होती है। निकालना तो नहीं हम बताएंगे क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव आ रहा है, निकालने को तो आएगा नहीं। बस आप ये याद कर लीजिए कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है उसका फार्मूला क्या होता है, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, और यहाँ पे जो एटम है उसको सॉलिड स्फीयर माना गया है। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक। तो पैकिंग एफिशिएंसी अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे नहीं जा रहे हैं। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा, और FCC में क्या होगा, और BCC में क्या होगा। सीरियल वाइज लिख दे, वरना गड़बड़ हो जाएगा आपका, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, 52.4% एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 52.4 होता है। तो S कैसे हम बनाते हैं, S 5 की तरह बनता है ना, 5S ऐसे कुछ लोग बना देते हैं, ये देखो 5, सेकंड 2, 52.4 आपको याद हो जाएगा इस तरीके से। BCC में क्या होता है, 68%, 68%। B कैसे बन, अगर B को ध्यान से देखो, B 8 की तरह बन जाता है ना, B ऐसे भी तो 8 बनाते हैं हम लोग, और ऐसे B भी बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे CC 68%, F 74, F उल्टा 7, F 74%। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 52.4, BCC में 68%, FCC में, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी किस में होती है, FCC में। तो यानी सबसे कम जो वाइड जो है, वाइड स्पेस, सबसे लेस
इसी में होगा, क्योंकि पैकिंग जो है, पैकिंग के बाद जो जगह बच गई उसी को क्या कहते हैं, वाइड। वाइड क्या होता है, अब आता है वाइड। वाइड एक्चुअली क्या होते हैं, वाइड होता है हमारा जो स्पेस वैकेंट स्पेस, जो पार्टिकल जो अरेंजमेंट हुआ किसी भी तरीके से आप कर लीजिए अरेंजमेंट। अगर स्फीयर है यानी बॉल, अगर आप चाहे जितनी सटा के रख दीजिए, चाहे जितनी क्लोजली पैक्ड करके रख दीजिए, आप एक दूसरे से कितनी भी क्लोज कर दीजिए, आप बीच में जगह छूटनी ही छूटनी है, बीच में जगह छूटनी है, कोई भी नहीं रोक सकता है इस जगह को। यही क्या कहलाता है, वाइड, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस या वैकेंट स्पेस, इसी को इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस यानी वाइड। और वाइड कितने टाइप के होते हैं, वाइड होते हैं 2 टाइप के, टेट्राहीड्रल। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे वाइड्स, वाइड्स जो है 2 टाइप के होते हैं, टेट्राहीड्रल वाइड और ऑक्टाहीड्रल वाइड। ऑक्टाहीड्रल वाइड में क्या होता है, ऑक्टाहीड्रल वाइड में इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्या कि एक लेयर जो होती है हमारी, तो उसमें जो है जो पार्टिकल्स हम दिखाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर इसी के ऊपर इसी का जस्ट रिवर्स बना देना हमें, यानी ऐसे दिखाएंगे हम इस तरीके से। तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो टोटल कितने हमारे पार्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं, 6 पार्टिकल्स, इसीलिए तो ऑक्टाहीड्रल शेप बनता है यहाँ पे। और 4 जब बनता है तो टेट्राहीड्रल शेप बनता है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स कितने हुए, 6 पार्टिकल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एटम्स हम लोग निकालते हैं ना, नंबर ऑफ़ वाइड्स, टेट्राहीड्रल वाइड्स कितने बनते हैं, 2n, ये आपको याद रखना है। और ऑक्टाहीड्रल वाइड कितने बनते हैं, n। जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके जस्ट डबल जो है टेट्राहीड्रल वाइड बनते हैं, और सेम नंबर ऑफ़ वाइड्स बनते हैं ऑक्टाहीड्रल वाइड। अगर 10 पार्टिकल हैं तो 10 वाइड बनेंगे ऑक्टाहीड्रल, 20 बनेंगे टेट्राहीड्रल, जस्ट डबल बनते हैं। तो ये जो है हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो है हम आते हैं डेंसिटी पे आते हैं। डेंसिटी से एग्जाम में क्वेश्चन एक आता ही आता है। और डेंसिटी से क्वेश्चन क्या आता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए बस। यूनिट सेल में एग्जाम्पल जो है हमारे, यूनिट सेल में एग्जाम्पल की जो है हमारा क्या नाम है, बीसीसी जो था, इसके एग्जाम्पल कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं बीसीसी यूनिट सेल में, एफसीसी यूनिट सेल में कौन से एग्जाम्पल होंगे, प्लस जो है आपका कुछ पाइकिंग, जो पाइकिंग वाला पोर्शन है वो भी इसी के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। साथ में पाइकिंग वाला पाइकिंग आपको हम पढ़ा ही चुके हैं। पाइकिंग एचसीपी होती है हमारी, सीसीपी होती है, और एससी होती स्क्वायर क्लोज पाइकिंग, एससीपी। एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पाइकिंग, सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पाइकिंग, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड वाला है, एफसीसी वाला जो यानी फेस सेंटर्ड। ये यूनिट सेल वाली की बात की हमने, लेकिन अब इनके साथ में पाइकिंग वाली और यूनिट सेल वाले उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके सबके एक साथ एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल को याद हम कैसे करेंगे, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म बना रखे हमने। एफसीसी और सीसीपी ये रिजेम्बलेंस शो करता है एक दूसरे से। ठीक, तो ये यूनिट सेल नहीं, ये पाइकिंग वाला पोर्शन है हमारा कि इसकी पाइकिंग कैसी होती है। तो इसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट जो आता है, जो वैल्यू आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, जिससे इसमें आती है वैसे ही इसमें आती है। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर और एग्जाम्पल, ये 2 चीज़ें हमें यहाँ लर्न करनी है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी में क्या होता है भाई, ये एक आइटम था, ठीक, ये इससे 4 इधर कॉर्नर वाले अटैच होंगे ऐसे। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर भी तो रखी होगी, वो वाले 4 अटैच होंगे इससे, तो टोटल कितने अटैच हो गए, 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8,
क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन क्रिस्टल। जो क्रिस्टल हमारा होता है उसमें जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबरिंग एटम इन क्रिस्टल लैटिस, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे बीसीसी में कितना हो गया? 8। एफसीसी में कितना होता है? 12। या सीसीपी, इसमें भी 12। अब आता है हमारा इसके बाद एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो भी 3D में। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो सिंपल सा एकदम है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये 2D की बात लेकिन है हमारी। और ऐसे ही एचसीपी किसमें? 2D में। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि हेक्सागन कैसे बनता है? हेक्सागन बनता है 6 से। तो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट हम कर लें एटम्स का इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी देखेंगे, 2D की बात कर रहे हैं ये 2D, तो यहाँ पे हम एक ये मान लिया हमने बीच वाला एटम। ठीक, ये मेन हमारा है। ठीक, इससे डायरेक्टली अटैच कितने? एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 4 ही अटैच हो रहे ना, यानी ये बनती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें कब? जब लेयर सब एक जैसी अरेंज हो। लेकिन हम अगर इसी के अरेंजमेंट में क्या करें? इस तरीके से अरेंजमेंट करें, जैसे हम लोग फल सजाते हैं कि गिरे ना वो। तो ये मेन हम मान लिया हमने। तो इससे डायरेक्टली अटैच कितने हैं टोटल? यहाँ पे दिख रहे होंगे, अगर ये सही से पूरा स्ट्रक्चर बराबर से बनाए तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बन रहे ना। तो हेक्सागन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये साफ साफ हमें दिख रहा है हेक्सागन बनता हुआ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हमारा 2D का। 3D में अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8, यहाँ 12, यहाँ 12। अब एग्जाम्पल सबके, बीसीसी का एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट ग्रुप मेटल। और फर्स्ट ग्रुप में मेटल कौन से हैं सबको पता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, यही सब तो हैं। साथ में यहाँ पे टंगस्टन भी होता है। टंगस्टन यानी W, टंगस्टन। और हमारा FCC की अगर बात करें हम, तो FCC में क्या होता है? FCC का एग्जाम्पल, FCC में एग्जाम्पल ये हमने बनाया है, नाइफ कैसा हो? गामा नाइफ। आयरन कौन सा? गामा आयरन। किसका? नाइफ। नाइफ में गामा आयरन। ये क्या करता है हमारा? क्वाइनेज मेटल को नहीं काट सकता, क्वाइनेज मेटल को कट नहीं कर सकता है ये नाइफ गामा। तो क्वाइनेज मेटल क्या होते हैं? एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। क्वाइनेज मेटल इन्हें हम क्यों कह रहे हैं? हिस्ट्री तो थोड़ी बहुत आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, क्या कि जो है पहले बहुत गरीबी थी तो सोने के सिक्के चलते थे, उसके बाद अमीरी आई थोड़ी सी तो क्या हो गया? सिल्वर के सिक्के चलने लगे, फिर थोड़ी अमीरी आई, कॉपर पे आ गए, और अमीरी आई एल्युमिनियम। अब किसके सिक्के चलते हैं? लोहे के। तो लोहे मतलब स्टील के, वही लोहे से तो बनता है। तो निकल, क्रोमियम, आयरन, ये सब मिला के तो स्टील बनाया जाता है। तो क्वाइनेज मेटल इसीलिए हमने शॉर्ट में कहा है कि आपने देखा भी होगा, चांदी के सिक्के तो देखे ही होंगे, तांबे के भी आपने देखे होंगे, एल्युमिनियम के भी देखे होंगे। 10 पैसे 5 पैसे चलते थे। पापा से पूछना कोई अपने कि उन्होंने उनके ज़माने में चलते भी थे। और स्टील के तो आप खुद ही देखते हैं सिक्के। तो इसीलिए हमने शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया कि नाइफ यानी निकिल, और स्पेलिंग पूरी वही आ रही, नाइफ, Fe यानी आयरन। लेकिन आयरन का कौन सा एलोट्रॉप यहाँ पे? गामा आयरन, क्योंकि इसके जो है यहाँ पे 3 एलोट्रॉप होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अब आता है हमारा ये HCP वाला। अच्छा हाँ, इसमें जो है ये कुछ अलग से हम बता दें NaCl के एग्जाम्पल साथ में। NaCl के कौन से एग्जाम्पल? कि NaCl जो है, FCC जो है NaCl शो करता है, और इससे रिजेंबल करते हुए हम लोग पढ़ते हैं, बुक में लिखा मिलेगा आपको कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर वो क्या होते हैं? वो KCl होता है, RBBr होता है, यानी फर्स्ट ग्रुप वाले ही सॉल्ट हैं, और साथ में सिल्वर के सॉल्ट AgCl, AgBr, ये सब आता है इसके अंदर, ये सारे एक साथ।
तो ये FCC, बाकी ये सब इसमें FCC CCP सब होंगे, ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ CCP हैं, कुछ FCC भी हैं। लास्ट बचा हमारा HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके लिए क्या बनाया हमने शॉर्ट फॉर्म, तो क्या कि मेरे बेटे मौज कर दी, मेरे बेटे मौज कर दी। सबने में देखा होगा यूट्यूब पे, क्या मेरे बेटे मौज कर दी। मेरे यानी मैग्नीशियम, बे यानी बेरिलियम, टे यानी टाइटेनियम, मौ यानी मॉलिब्डेनम, जिंक यानी जा, कर दी यानी कैडमियम। तो मेरे बेटे मौज कर दी, इस तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म। HCP में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एग्जाम्पल, मेरे बेटे मौज कर दी।